नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है डिस्कस करने वाले हैं गन्ना की खेती। यहाँ पर जो है संपूर्ण फसल करवाने वाले हैं और साथ में साथ जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाली या फिर कहीं पिछली परीक्षाओं में वो भी करवाने वाले हैं। और इस फसल को यदि आप लोग पढ़ लोगे तो गन्ना से एक क्वेश्चन भी आ गया ना, दो क्वेश्चन भी आ गया ना, बाहर नहीं जाने देंगे यदि आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो। आज जो है पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, यूपी पीएससी, डीएचओ एंड एसटीए के लिए गन्ना की खेती, शुगर कैन कल्टीवेशन, संपूर्ण फसल प्लस एमसीक्यूज, इससे बाहर कुछ नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, गन्ना की खेती। बात करें गन्ना की तो गन्ना का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है आपका? सैकेरम ऑप्सिनेरम। क्या होता है भैया? सैकेरम ऑप्सिनेरम। परिवार की बात करें कि भैया गन्ना किस परिवार का है, तो भैया वो ग्रेमनी पोएसी का है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान न्यू गुनिया या न्यू गिनी है। गुणसूत्र जो संख्या होती है वो 80 होती है और पुष्पक्रम प्रकार जो होता है आपका गन्ने का वो एरो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एरो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें गन्ने के क्षेत्र की कि आपका क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने के अंदर क्षेत्र है। सेकंड आपका महाराष्ट्र आ जाता है, थर्ड आपका कर्नाटक आ जाता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का है। और उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन, या फिर कह सकते हैं गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर अधिक है आपका? तमिलनाडु के अंदर। सेकंड आपका कर्नाटका, थर्ड आपका क्या है? महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में गन्ना। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक जो है दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो आपका तराई का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब। कौन सा भैया? एक तो आपका तराई का क्षेत्र में अधिक होता है गन्ना और एक आपका गंगा यमुना का दोआब। लेकिन तराई के प्रमुख उत्पादक जिले हैं रामपुर, बरेली और पीलीभीत, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र उत्पादक जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है और सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? मेरठ के अंदर ही होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन की या गन्ने के वर्गीकरण की, तो यह आपका जो है तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं गन्ने को। एक तो आपका नोबल केन, नोबल या उष्णकटिबंधीय गन्ना, भारतीय गन्ना, चीनी गन्ना और एक जंगली गन्ना। ये आपसे पूछा जाता है कौन सा आपका जंगली है, कौन सा चाइनीज है, कौन सा भारतीय, कौन सा नोबल गन्ना है। ठीक, तो नोबेल गन्ना को हम क्या कहते हैं आपका? सैकेरम ऑप्सिनेरम। नॉर्मली जो कल्टीवेट या फिर कहें उगाया जाता है। कौन सा भैया? सैकेरम ऑप्सिनेरम। कौन सा बच्चों? सैकेरम ऑप्सिनेरम जो है नोबेल गन्ना या उष्णकटिबंधीय गन्ने के रूप में जाना जाता है। कौन सा आपका? नोबल गन्ना। कौन सा आपका? नोबल गन्ना। सैकेरम बर्बेरी की बात करें तो इसे भारतीय इंडियन कैन के रूप में जाना जाता है। सैकेरम सिनेंसिस की बात करें तो आपका चीनी गन्ना या चाइनीज गन्ना। जंगली गन्नों की बात करें तो सैकेरम स्पॉन्टेनम और सैकेरम रोबस्टम। दो ही आपके कौन से हैं? जंगली गन्ने। एक तो आपका सैकेरम स्पॉन्टेनम और सैकेरम रोबस्टम। इससे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपका बनता है। आगे बात करें आपके गन्ने की तीन खेती योग्य और दो जंगली प्रजातियां हैं, सैकेरम ऑप्सिनेरम और सैकेरम बर्बेरी। ये नॉर्मली आपकी खेती योग्य फसलें हैं या फिर कहें खेती योग्य प्रजातियां हैं। जैसे बात करें सैकेरम ऑप्सिनेरम नोबल गन्ना, यह उष्णकटिबंधीय गन्ना और मोटा और रसदार होता है, जिसका क्रोमोसोम कितना होता है? 80 होता है। 2n कितना होता है? 80। सैकेरम बर्बेरी की बात करें तो इसे भारतीय गन्ना के रूप में जाना जाता है। कम सुक्रोज और उच्च फाइबर सामग्री, छोटे और पतले डंठल के साथ होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 82 से 124। आगे है आपका सैकेरम साइनेंस, चीनी का गन्ना या मध्यम सुक्रोज या फिर कहें उच्च फाइबर सामग्री, लंबे और पतले डंठल होते हैं। किसके? आपके चाइनीज गन्ने के। ठीक,
थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। फिर बात करें जंगली प्रजातियों की, तो सैकेरम स्पॉन्टेनियम बहुत कम चीनी की मात्रा होती है और बहुत अधिक फाइबर सामग्री पाई जाती है। सैकेरम रोबस्टम बहुत कम चीनी होती है। आगे बढ़ते हैं मुख्य बिंदुओं की। देखो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखो क्या किया है अपने नोट्स के अंदर। क्रॉप्स है, क्रॉप्स की देखो पूरी जानकारी तो कवर की है, साथ में साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुख्य बिंदु जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको भी कवर किया हुआ है। तो गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है एरो या खुला पेनिकल, ओपन पेनिकल या एरो कहा जाता है किसको, गन्ने के पुष्पक्रम को। अगला पॉइंट, गन्ने में ऊपरी 1/3 भाग का उपयोग बुआई के लिए किया जाता है क्योंकि बेहतर अंकुरण के लिए उच्च नाइट्रोजन पदार्थ और ग्लूकोज होता है। क्यों, जैसे आपका जो एक कहें रोपाई के लिए या फिर कहें बीज के रूप में जो गन्ने का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका ऊपरी 1/3 भाग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका ग्लूकोज या फिर कहें जो आपका हरा वाला पार्ट होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, इससे उच्च जर्मिनेशन होता है। अगला पॉइंट लिखा है गन्ना उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, तो ब्राजील और दूसरा भारत। पहला स्थान जो है ब्राजील का है, दूसरा स्थान भारत का है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। यदि आप ये कहें यूरिया या नाइट्रोजन उर्वरक या फिर कहें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग अधिक करते हो तो उससे सुक्रोज या फिर कहें जो शक्कर की मात्रा है या शुगर कंटेंट है वो कम हो जाता है। उचित परिपक्वता के लिए ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए कितनी, 18 से 20%। ये पूछा जाता है कि उचित परिपक्वता के लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से ब्रिक्स रीडिंग कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 से 20% होनी चाहिए। अगला पॉइंट, गन्ना एक प्रकार का C3 छोटे दिन का पौधा है। कैसा आपका C3 शॉर्ट डे प्लांट है, कैसा है C3 शॉर्ट डे प्लांट है। अगला पॉइंट, गन्ने की परिपक्वता ब्रिक्स हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। गन्ना पकाने वाला रसायन कौन सा है, ग्लाइफोसेट। कौन से रसायन का, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रसायन का प्रयोग जो है गन्ने को पकाने के लिए किया जाता है, तो ग्लाइफोसेट का किया जाता है। अर्धसाली गन्ना लगाने की अवधि कितनी है, 18 माह। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि भैया अर्धसाली गन्ना जो है कितनी अवधि तक लगाया जाता है, तो 18 महीने तक लगाया जाता है। कौन सा आपका अर्धसाली गन्ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गन्ने में ग्रैंड चरण के लिए आवश्यक तापमान। जब आपकी वृद्धि अच्छी हो रही हो या फिर कहें गन्ना आपका परिपक्वता अवस्था पर हो या फिर कहें वृद्धि वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो रही हो तो उसे ग्रैंड चरण कहते हैं। उस समय तापमान कितना होना चाहिए, आपका 21 डिग्री सी तापमान होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए बच्चों, 21 डिग्री सी तापमान वहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा सा मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल दिया जाए वरना आप है ना। अगला पॉइंट है सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, प्रारंभिक चरण है। उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय रोपण विधि है फ्लैट बेड रोपण। गन्ने का प्रमुख रोग क्या है, आपका लाल सड़न रोग। गन्ना बुआई के लिए प्रयुक्त रसायन कौन होता है, आपका प्रयुक्त सामग्री क्या होती है, सेट। जो आपका गन्ने का तना होता है या स्टेम होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, सेट कहा जाता है ना। तो गन्ना बुआई के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। सुक्रोज और रस की गुणवत्ता में सुधार के लिए गन्ना को जलाया जाता है। जलाया ये कहें कि जब आपका गन्ना क्या हो जाता है, परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है, कटाई होती है, उससे पहले गन्ने के खेत में क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। ये क्यों किया जाता है, जो लोग लखनऊ साइड से होंगे यहाँ जहाँ गन्ना उत्पादन होता है उस साइड से होंगे उनको पता होगा कि गन्ने की कटाई से पहले आग जलाया जाता है ताकि सुक्रोज व रस की गुणवत्ता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अगला पॉइंट, शर्करा स्थानांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। गन्ने में उपयोग की जाने वाली सबसे आम सिंचाई विधि कौन सी है, फर्रो विधि है। नोबल गन्ने का विकास टी.एस. वेंकट रमन द्वारा किया गया था। जो आपका नोबल गन्ना है या सैकेरम ऑप्सिनेरम है, कौन सा बच्चों, सैकेरम ऑप्सिनेरम है, इसका विकास किसने किया था, आपका टी.एस. वेंकट रमन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, गन्ने की परिपक्वता के लिए फैलिंग परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, आपका फैलिंग परीक्षण किया जाता है गन्ने की परिपक्वता को मापने के लिए। अगला पॉइंट है गन्ने में क्रॉप लॉजिंग शब्द विकास किसने किया था, एच.एफ. क्लीमेंट में। क्रॉप लॉजिंग क्या होता है, नॉर्मली क्रॉप लॉजिंग आपका एक तो देखो क्रॉप लॉगिंग होता है, एक देखो क्रॉप लॉजिंग होता है।
क्रॉप लॉजिंग क्या होता है? LODGING। ये आपका क्या है? क्रॉप लॉगिंग। LOGGING। ये क्या होता है? LODGING। क्रॉप लॉगिंग क्या होता है? क्रॉप लॉगिंग इसको समझते हैं। ये नॉर्मली जब पोषक तत्वों की कमी व अधिकता हो जाती है उसको दर्शाता है, उसके लक्षण प्रदान ये कहें बतलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप लॉजिंग कहते हैं। और यदि गन्ने की फसल गिर जाती है या फसलों का गिरना क्या कहलाता है? क्रॉप लॉजिंग कहलाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रिक्स रीडिंग के लिए गन्ने के किस भाग से रस लेना चाहिए? तो मध्य भाग से। जब हम ब्रिक्स रीडिंग लेते हैं तो गन्ने के किस भाग से हमें रीडिंग लेनी चाहिए? आपकी मध्य भाग से। अगला क्वेश्चन, फैलिंग परीक्षण में रीडिंग 0.5% ग्लूकोज से कम होनी चाहिए। बीज जनित रोग को नियंत्रित करने के लिए गन्ने के बीज का गर्म पानी से क्या किया जाना चाहिए? उपचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गन्ने से संबंधित संस्थान। अब देखो हमने जो है महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए। अब क्या है आपके गन्ने से संबंधित संस्थान? पहला संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। कौन सा संस्थान बच्चों? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। अगला है गन्ना प्रजनन संस्थान, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। सरकरा, भारतीय सरकरा संस्थान कानपुर के अंदर है। भारतीय चीनी मिल संघ नई दिल्ली में है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड जो कि आपकी नई दिल्ली के अंदर है। गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1970-71 में घोषित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट संस्थान हो जाते हैं आपके किस पर बेस्ड? गन्ने पर बेस्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, प्रश्न नहीं, जलवायु। ज़्यादातर क्विज कराते कराते प्रश्न रट गया है। बात करें जलवायु की तो नॉर्मली जो गन्ना है आपका कैसा है? आपका ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। कौन सी जलवायु बच्चों? ट्रॉपिकल या फिर कहें गर्म व शुष्क जलवायु का पौधा है। कौन? आपका गन्ना। कैसा है आपका गन्ना? एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह उन क्षेत्रों में सबसे अधिक सफलतापूर्वक उगता है जहाँ की जलवायु कैसी होती है बच्चों? उष्णकटिबंधीय होती है। कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय। अगला पॉइंट लिखा है, पानी की आवश्यकता कितनी होती है आपकी गन्ने की? 2000 mm। 2000 mm जो है पानी चाहिए होता है। यह लंबी अवधि की फसल है, 12 से 18 महीने लेकर जाती है। ये कुछ जो किस्में होती हैं 12 महीने की होती हैं, कुछ आपकी 18 महीने की होती है, तो अलग अलग किस्में होती हैं। गन्ने के लिए सर्वोत्तम जो तापमान है आपका 28 से 32 डिग्री सी है और पकने के समय 12 से 14 डिग्री सी के बीच जो है तापक्रम होना चाहिए। किसका? आपका गन्ने के लिए। कितना? 12 से 14 डिग्री सी। कब? आपका परिपक्व अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें मिट्टी की तो गन्ने के लिए बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी बच्चों? बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त होती है। देखो लिखा हुआ है, गन्ना बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कैसी भैया? अच्छा जल निकास। अब देखो ये पॉइंट जो है अच्छा जल निकास जो है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कौन सा भैया? अच्छा जल निकास। ठीक, देखो यहाँ पर लवणीय, क्षारीय और अम्लीय मिट्टी इस फसल के लिए नहीं उपयुक्त नहीं है। अनुकूल मिट्टी पीएच 6.5 से 7.5। पीएच जरूर याद रखना कि भैया कितना पीएच किसके लिए आवश्यकता होती है। गन्ने में प्रयुक्त होने वाला जो जैव उर्वरक है वो कौन है? आपका बायो फर्टिलाइजर एजोस्पिरिलम। ये याद रखना कि गन्ना में कौन सा बायो फर्टिलाइजर प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है बच्चों कौन सा? एजोस्पिरिलम। कौन सा? एजोस्पिरिलम। अगला आगे है रोपण मौसम की बात करें, भारत गन्ना वर्ष में 3 बार बोया जाता है। 3 ऋतुओं में या 3 मौसम में बोया जाता है आपका गन्ना। पहला है आपका स्प्रिंग या बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में कहाँ पर बोया जाता है? आपका उत्तर भारत में। कहाँ पर? उत्तर भारत में फरवरी मार्च में जो है वो लगाया जाता है। और क्रॉप की अवधि कितनी है आपकी? 12 महीने की है। कितने महीने की अवधि है आपकी? 12 महीने। अगला है आपका, ये आपका जो बुआई का मौसम है, रोपण का समय है। ये क्या है? रोपण का समय। रोपण का समय है ये। ठीक, रोपण का समय है। आगे है
और रबी वाला है, ऑटम वाला सितंबर अक्टूबर में तो बोया जाता है। कहाँ पर आपका उत्तर भारत में। इसकी अवधि कितनी है 13 से 15 महीने। अगला है आपका अर्धसाली या इसे खरीफ के रूप में भी जानते हैं, जुलाई अगस्त में बोया जाता है। दक्षिण भारत में इसकी बुआई की जाती है और 16 से 18 महीने का है। एक साली जो है आपका जनवरी फरवरी में दक्षिण भारत में लगाया जाता है। इसे बसंत गन्ना के रूप में जाना जाता है एक साली को। इसकी अवधि कितनी होती है 12 महीने। एक साली अर्धसाली देखो, देखने को ये कहने को अर्धसाली है, ये 16 से 18 महीने इसकी अवधि होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख किस्मों की बात करें गन्ने की तो भारत में उन्नत किस्मों का विकास 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में किया गया था। भारत में सर टी.एस. वेंकटरमण ने पहली विशिष्ट संकर किस्म CO 205 निकाली। पहली जो गन्ना की संकर किस्म थी कौन सी थी आपकी CO 205। लाल सर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन सी है CO 1148, CO 19, B17। कंडुआ रोग प्रतिरोधी कौन सी है CO 527, CO 449। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें बीज दर की तो नॉर्मली गन्ना रोपण के लिए प्रयुक्त सामग्री को क्या कहते हैं सेट्स या कटिंग कहते हैं। जो आपकी गन्ना रोपण सामग्री है उसे क्या कहते हैं सेट्स या कटिंग कहते हैं। गन्ने में बीज के लिए गन्ने के ऊपरी 1/3 हिस्से को लिया जाता है। बुआई के लिए सेट जो है 10 से 12 महीने आयु वाले 3 कलियों वाले होने चाहिए। यदि ये कहें कि आपकी जो आयु होनी चाहिए गन्ने की सेट की वो कितनी होनी चाहिए आपकी 3 महीने की होनी चाहिए। 3 कली वाले 35 से 40 हज़ार सेट प्रति हेक्टेयर, 2 कली वाले 60 से 80 हज़ार सेट प्रति हेक्टेयर और 1 कली वाले 1,25,000 सेट प्रति हेक्टेयर जो है आवश्यकता होती है। ये बीज दर होती है किसकी आपकी गन्ने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें रोपण विधियों की प्लांटिंग मेथड की तो पहला है आपका फ्लैट बेड मेथड या फ्लैट प्लांटिंग। नॉर्मली आपकी समतल भूमि में बुआई करना। देखो लिखा हुआ है इस विधि में 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थानीय हल या कल्टीवेटर से उथली 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई नाली खोली जाती है। रोपण के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कुंडों को 5 से 7 सेंटीमीटर मिट्टी से ढक दिया जाता है या फिर कहें समतल कर दिया जाता है। तो आपकी कौन सी है फ्लैट प्लांटिंग या फिर कहें समतल रोपण। आगे है अगली विधि जो है नाली रोपण या फर्रो प्लांटिंग। फर्रो में नॉर्मली आपके कूड़ बनाए जाते हैं, कूड़ व मेड़े बनाई जाती है। तो इस विधि में जो आपकी शुगर केन है गन्ने के जो सेट हैं उनको जो है रिजिस पर, जैसे नॉर्मली हम जैसे प्लाऊ करते हैं तो नॉर्मली इस तरह से रिज फर्रो बन जाती है, रिज फर्रो बन जाती है। तो रिजिस पर जो है आपका जो है सेट्स को लगाया जाता है। देखो यहाँ पर इस विधि में उत्तर भारत में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर और दक्षिण भारत में लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई पर शुगर केन रिजर से नाली बनाई जाती है। खांचों को 5 से 6 सेंटीमीटर मिट्टी से ढक दिया जाता है। सेटों को ढकने के तुरंत बाद पानी को नालों में छोड़ दिया जाता है या फिर कहें जो आपकी रिजिस होती हैं इनमें बुआई की जाती है किसकी आपकी गन्ने की या फर्रों में जो है आपकी या कुंड में या नाली में जो है बुआई की जाती है और ढक दिया जाता है फिर पानी छोड़ दिया जाता है। ठीक, अगला मेथड है आपका, अगला मेथड ट्रेंच मेथड। ट्रेंच में नॉर्मली आपकी खाइयाँ खोदी जाती, खाई या फिर कहें गहरे गड्ढे किए जाते हैं। ठीक, तो कुछ तटीय क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जहां फसल बहुत लंबी हो जाती है और बरसात के मौसम में तेज हवाओं के कारण गन्ना गिर जाता है, फसल को गिरने से बचाने के लिए ट्रेंच विधि अपनाई जाती है। ट्रेंच या फिर कहें जैसे आपने एक नॉर्मली गड्ढे खोद दिए, आपने देखा हुआ इस तरह से गड्ढे खोद दिए जाते हैं गहरे गहरे, ठीक है, उनके अंदर जो है गन्ने को लगाया जाता है या सेट्स को लगाया जाता है। तो वह कौन सा है ट्रेंच मेथड। इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ट्रेंच रिजर की सहायता से या शारीरिक श्रम से खोदी जाती हैं। ट्रेंच लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई की होनी चाहिए। ट्रेंच या खाई आपकी जो हो या फिर कहें जो आपकी फर्रो बनी हो कितनी गहराई की हो 20 से 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगली विधि की बात करें डिस्टेंट रोपण या दूर रोपण।
यह विधि जो है IISR लखनऊ द्वारा विकसित की गई सिंगल बडेड सेट विकसित किए गए। नर्सरी में 20 क्विंटल या 1800 सेट प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं और 45 से 60 दिनों के बाद एकल कलियों को मुख्य खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। जो आपकी डिस्टेंट प्लांटिंग है, इसका सिद्धांत ये है कि आपने पहले तो आपने क्या किया कि नर्सरी में नॉर्मली आपने क्या लगा दी, नर्सरी लगा दी गन्ने की, या आपने जो है नॉर्मली सेट्स को लगा दिया, फिर वहाँ से जो है हटाकर आपने जो है दूर खेतों में लगा दिया, तो वो डिस्टेंट प्लांटिंग कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली विधि की बात करें तो अगली है रोएंगन्स। ये भारत में नहीं अपनाई जाती है। ये कहाँ पर अपनाई जाती है? आपकी जापान में। जब आपके जो है ये कहें कि जब आपके कहीं कहीं स्थान छूट जाता है, अंकुरित नहीं होता गन्ना, तो ये कहें कि आपके जो उनको भरने के लिए या फिर कह सकते हैं आपके गैप फिलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो एकल अंकुरित कली के प्रत्यारोपण के साथ विकसित गन्ना अंकुर भारत में नहीं अपनाया गया अंतराल भरने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? आपका रोएंगन मेथड को। ये पूछा जा सकता है कि गन्ने की पौधरोपण की विधि निम्न में से कौन सी है? तो रोएंगन्स जो है गन्ने की पौधरोपण की विधि है। अगला है आपका मैकेनिकल, नॉर्मली आपका जो है ट्रैक्टर द्वारा या प्लांटर द्वारा बीज का रोपण। IISR लखनऊ या फिर कहें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा ट्रैक्टर पर लगा गन्ना प्लांटर 20 सेट लगाता है और सेट के किनारे उर्वरक डालता है और उसके बाद रोपण सामग्री के ऊपर मिट्टी से ढक देता है। यह रोपण की सस्ती विधि है। कौन सी? आपकी मैकेनिकल या फिर कहें प्लांटर द्वारा। इरिगेशन फेस की बात करें, सिंचाई की कुछ स्टेजेस या अवस्थाओं की बात करें तो इरिगेशन फेस ऑफ शुगर केन, गन्ने की सिंचाई की अवस्थाओं की बात करें तो पहली अवस्था है आपकी जर्मिनेशन। कब आती है भैया? 0 से 60 डे आफ्टर प्लांटिंग, या फिर कहें रोपण के 60 दिन बाद। फॉर्मेटिव स्टेज या प्रारंभिक अवस्था कब आती है? 60 से 130 डे आफ्टर प्लांटिंग। ग्रांड स्टेज अवस्था आती है 130 से या फिर 130 से 250 डे आफ्टर प्लांटिंग। और मैच्योरिटी परिपक्वता अवस्था आती है 250 से 365 डे आफ्टर प्लांटिंग। नॉर्मली मैच्योर डे आफ्टर प्लांटिंग मतलब रोपण के इतने दिन बाद। गन्ने में सिंचाई की फर्रो विधि सबसे आम विधि है। सिंचाई की कौन सी विधि अपनाई जाती है? फर्रो मेथड। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन कितना दिया जाता है? 150 से 250 किलोग्राम। फास्फोरस कितना दिया जाता है? 100 से 150 किलोग्राम। पोटास कितना दिया जाता है? 100 से 150 ग्राम। सल्फर कितना? आपका लगभग 15 किलोग्राम दिया जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, 15 किलोग्राम दिया जाता है। ठीक, आगे बात करें, नाइट्रोजन की मात्रा की, तो जो आपका नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा बेसल डोज। बेसल डोज क्या कहलाता है? जब हम नाइट्रोजन का प्रयोग तब करते हैं या फिर कहें बुआई के समय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसल डोज कहते हैं। तो 50% मात्रा बेसल डोज के रूप में और 50% मात्रा जो है सिंचाई के साथ जो है आगे जो आने वाली अवस्थाओं में जो है डालते हैं। देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन की 50% बेसल खुराक 25% रोपण के 3 महीने बाद और 25% ट्रिलिंग चरण के बाद दिया जाना चाहिए। नाइट्रोजन की उच्च मात्रा वनस्पति विकास को बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि आप अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा? आपका वह जो है आपके जो वनस्पतिक वृद्धि को खूब ग्रो करेगी, अच्छे से बढ़ेगी वनस्पतिक वृद्धि, लेकिन आपके जो है सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला है नाइट्रोजन फिक्सिंग एजोस्पेरिलम और फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कितना? 25% तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर ये याद रखना है एजोस्पेरिलम, जो कि आपका किस में प्रयोग किया जाता है? गन्ने के अंदर प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, अगली टर्म है अर्थिंग अप। नॉर्मली आपके गन्ने को सहारा देने के लिए, क्या भैया? गन्ने को सहारा देने के लिए मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्थिंग अप। देखो लिखा हुआ है इस प्रथा का पालन, क्या भैया? किस प्रथा का पालन भैया? इस प्रथा का पालन अर्थिंग अप का वहाँ किया जाता है जहाँ नाली फर्रो बनाने का अभ्यास किया जाता है। फसल अवधि के दौरान 2 से 3 बार क्या किया जाता है? मिट्टी चढ़ाई जाती है या अर्थिंग अप किया जाता है।
आगे अगली टर्म है डिट्रेसिंग। डिट्रेसिंग क्या कहलाता है? सूखी व आपकी जो है निचली पत्तियों को, सूखी व निचली पत्तियों को हटाने की प्रक्रिया। किसके अंदर? गन्ने के अंदर, गन्ना के अंदर सूखी व निचली पत्तियों को हटाना क्या कहलाता है? आपका डिट्रेसिंग कहलाता है। देखो लिखा हुआ है गन्ने से नीचे जो पत्तियां आवश्यक नहीं है उनको हटाना डिट्रेसिंग कहा जाता है। औसतन एक डंठल में 30 से 35 पत्तियां पैदा हो सकती हैं। प्रभावी प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी उपयोगी नहीं होती, या फिर कह सकते हैं ऊपरी पत्तियां काफ़ी हैं, क्योंकि गन्ना इतना बड़ा होता है कि निचली पत्तियों तक तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता है ना, तो ऊपरी पत्तियां काफ़ी होती हैं। केवल शीर्ष 8 से 10 पत्तियां ही पर्याप्त हैं। नीचे की अधिकांश पत्तियां सूख जाने पर प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए इनको हटाने को क्या कहते हैं? डिट्रेसिंग कहा जाता है। अगला है आपका ब्रैपिंग या प्रॉपिंग या सहारा देना। नॉर्मली देखो आप पिक्चर में देख लो, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आपने गन्ने को या फिर कहें एक दूसरे से बांध कर क्या कर दिया? सहारा दे दिया ताकि वो गिरे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ब्रैपिंग या प्रॉपिंग कहा जाता है। तो देखो लिखा हुआ है गन्ने को गिरने से बचाने के लिए निचली पत्तियों का उपयोग करके गन्ने को बांधना और सहारा देना। प्रॉपिंग या तो प्रत्येक पंक्ति के लिए की जा सकती है या दो पंक्तियों को एक साथ लाकर बांधा जा सकता है, या फिर कहें एक पंक्ति में की जा सकती है या दो पंक्तियों को बांध दिया जा सकता है, बांधा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगली है आपकी ब्लाइंड टिलेज या ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई क्या होती है? फसल के अंकुरण से पहले, फसल की बुआई के बाद, एक याद रखना, फसल की बुआई के बाद व अंकुरण से पहले जो जुताई की जाती है उसे, या गुड़ाई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई की कहते हैं, क्योंकि जर्मिनेट तो हुई नहीं है फसल, तो कहीं भी आप कुदाल से गुड़ाई कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद तथा फसल उगने से पहले निराई गुड़ाई करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका अंधी गुड़ाई कहते हैं। अगली है आपकी रेटूनिंग। रेटूनिंग क्या होता है? कि जब फसल काट ली जाती है, क्या भैया? जब हमारी फसल क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है, कटाई कर ली जाती है, तो उसके बाद जो हमारी फसल, जैसे गुलाब में नहीं होता दोबारा से रीस्प्राउट हो जाती है या दोबारा से उगाती है, तो उससे जो है अगली फसल को लेना। मतलब कि ये कहें कि गन्ने की फसल की कटाई के बाद उसकी कटिंग से अगली फसल को लेना क्या कहलाता है? आपका रेटूनिंग कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, आपने जो है प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ रेटून, सॉरी यहाँ पर आपने बीज लगाया है, ठीक है, इसके बाद आपने जो गन्ना बड़ा हो गया है, गन्ने को आपने काट लिया है ना, कटाई के बाद आपका क्या हुआ कि ये जो गन्ना है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये चक्र जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि नॉर्मली पहले आपने बड ली, उसको लगाया, बेसिक प्लांट, नया प्लांट हुआ, प्लांट आपका बड़ा हुआ, एलोंगेट हुआ, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको कट कर दिया है ना, अंडरग्राउंड से आपने बड़ा हो गया है तो इसको कट कर दिया। अब ये जो यहाँ पर डंठल बचा हुआ है या फिर कहें जो पार्ट बचा हुआ है, ये दोबारा से क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा? उग आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रेटूनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रेटूनिंग कहेंगे। देखो लिखा हुआ है गन्ना रोपण से उगाई गई फसल को पादप फसल कहा जाता है। पौधों की फसल की कटाई के बाद ठूंठ उगता है और अगली फसल को जन्म देता है, जिसे पेड़ी फसल कहा जाता है। पेड़ के फसल लेने की प्रथा को रेटूनिंग कहा जाता है, या फिर कहें पेड़ी फसल लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटूनिंग कहलाती है। और साथ में साथ जो है अधिक जो है उर्वरक की आवश्यकता होती है, किसके लिए? आपकी रेटून फसल के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटून अवस्था में अधिक क्या चाहिए होता है? तो उर्वरक की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप लॉगिंग, अभी हाल बताया था कि यदि पौधों में न्यूट्रिएंट की अधिकता या कमी या फिर कहें असंतुलन हो जाता है या पादप पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। तो देखो लिखा है हवाई में एच.एफ. क्लीमेंट ने क्रॉप लॉगिंग की अवधारणा विकसित की। किसने की? आपका हवाई में एच.एफ. क्लीमेंट ने क्रॉप लॉगिंग की अवधारणा विकसित की। यह आमतौर पर हवाई में गन्ने में उपयोग किए जाने वाले उच्च और कम उपज वाली फसल पौधों की तुलनीय पत्तियों की पोषक स्थिति की तुलना करने वाला पर्ण का मूल्यांकन है। पत्तियों का क्या है? मूल्यांकन है। क्या भैया? आपका क्रॉप लॉगिंग। आगे आपका फसल का गिरना, क्रॉप लॉजिंग। तेज हवाओं के कारण या अधिक पानी भरने से जब फसल आपकी आड़ी या गिर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप लॉजिंग कहते हैं, ठीक है।
तेज हवा के कारण फसल का गिरना, इसे खाई में रोपने, मिट्टी भरने और सहारा देने से रोका जा सकता है। अगला है परिपक्वता के लक्षण कि भैया हम कैसे माने कि हमारा गन्ना परिपक्व हो गया है। तो एरो तथा पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, या फिर कहें जो आपका पुष्पक्रम है उसकी वृद्धि व पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी। तना भुरभुरा हो जाता है, तात्विक ध्वनि पैदा करता है, या फिर कहें आप उसको इस तरह से साउंड करोगे ना तो मेटालिक साउंड आएगा। मेटालिक मतलब धातु जैसा जो है उसमें साउंड आएगा या फिर ध्वनि पैदा करता है। और गांठों पर आसानी से टूट जाता है, मतलब ऐसे ब्रेक करोगे ना तो गांठों पे आसानी से टूट जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है गांठों पर कलियां फूल जाती हैं। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर रिफ्रैक्टोमीटर से जो रीडिंग होगी वो 18 से 20% के बीच होनी चाहिए। फैलिंग सॉल्यूशन द्वारा परीक्षण करने पर ग्लूकोज की मात्रा कितनी, यदि 5% से कम है तो इस मेथड से हम नॉर्मली गन्ने की परिपक्वता को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे बात करें गन्ने के उत्पाद की, तो पहले आपका बैगेसिस या खोई, गन्ने से जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ तना ईंधन और कागज़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, बैगेसिस या खोई कहलाता है। नॉर्मली आपने गन्ने से जूस निकाल लिया, अब जो आपका तना बचा हुआ है या फिर कहें जो फाइबर्स बचे हुए हैं उनका प्रयोग जो है वो क्या कहलाएगा, आपका खोई कहलाएगा। अगला है मोलेसिस या गुड़, शराब उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेस मड, इसमें चूना होता है, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। गैसोहोल 80% पेट्रोल प्लस 20% एल्कोहल गन्ने से तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ये गन्ने के उत्पाद हो जाते हैं। आगे बात करें रिकवरी की कि शुगर से हमें क्या प्राप्त कर मिलता है। यदि हम सामान्य क्रशर से या असाधारण कोल्हू से आपका जो है गन्ने का रस निकालते हैं तो 50 से 65%। जूस बाय पावर क्रशर से जूस निकालते हैं तो 60 से 70%। जूस बाय वैक्यूम क्रशर, यदि हम वैक्यूम क्रशर से द्वारा जूस निकालते हैं तो उसे 70 से 75% जो है जूस प्राप्त हो जाता है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, डिस्टर्बेंस हो गया था, रुकिएगा थोड़ा सा। आगे बात करें सुक्रोज कंटेंट की, गन्ने में सुक्रोज सामग्री की बात करें तो हमें सुक्रोज कितनी मिल जाती है, 13 से 24% मिल जाती है। गुड़ की रिकवरी जो होती है हमें, गुड़ कितना 9 से 10%, और क्रिस्टल शुगर के रूप में गुड़ जो मिलता है 62 से 63%, और मोलेसिस जो प्राप्त होता है 3.5 से 4%, और आपका राब जो होता है 18 से 20% हमें राब प्राप्त हो जाता है। राब क्या होता है, नॉर्मली जब हमारा जो है एक है कि जो गन्ने का रस होता है उसे पकाया जाता है, और नॉर्मली जब जो गर्म किया जाता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो आपका मतलब गाढ़ा सा होता है, गुड़ नहीं बना होता है, गुड़ से पहले की अवस्था होती है राब। ठीक, आगे मेजर डिजीज की बात करें शुगर केन की, शुगर गन्ने के प्रमुख रोगों की बात करें तो पहला आ जाता है आपका रेड रोट। रेड रोट किसके कारण होता है, आपका कॉलेटोट्राइकम फाल्केटम या रेडनिंग ऑफ स्टेम पिथ, कॉलेटोट्राइकम फाल्केटम के तने के गूदे का लाल होना। फिर है आपका स्मट डिजीज जो कि आपकी अस्टेलेगोस्किटीमीनिया के कारण होता है। आपका स्टेम रोट या पाइनएप्पल डिजीज, सेट रोट या फिर कहें आपका अनन्नास रोग जो होता है क्रिस्टोसाइस्टिस पैराडॉक्सा के कारण होता है। गन्ने का बिल्ट या उकठा रोग जो होता है सेफेलोस्पोरियम सैकेरी के कारण, किसके कारण होता है आपका उकठा रोग, गन्ने का सेफेलोस्पोरियम सैकेरी के कारण। अगला है गमोसिस जेंथोमोनास बैस्कुलोरम के कारण होता है। रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी जो रोग होता है किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास रिविलिनियंस के कारण होता है, रिविलिनियंस के कारण। रेटून स्टंटिंग डिजीज किससे होती है, क्लेबीबैक्टर जाइली के कारण होती है। और ग्रासी सूट डिजीज या एल्बिनो डिजीज होती है फाइटोप्लाज्मा के कारण। ये प्रमुख रोग हो जाते हैं किसके, गन्ने के। इसको नोट करिएगा बढ़िया से कॉपी पर। यहाँ पर जो है जो हमने ऑफलाइन में कवर किया है वही हम यहाँ पर ऑनलाइन में आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। मेजर इंसेक्ट ऑफ शुगरकेन की बात करें, गन्ने के प्रमुख कीट की बात करें तो पहला है आपका तना छेदक चिलोएन्थस टेलस सिनेलिन, पायरिल्ला परप्यूसिला, इंटरनोड बोरर या फिर कहें इंटरनोड बेधक, चिलोसैकेरीफेगस इंडिकस, टॉप बोरर शीर्ष बेधक, स्क्रोपोफेगा एक्सर
पेटिलिस और गुरदासपुर बोरर या फिर कहें गुरदासपुर छेदक, एसिगोना स्टेनियला टर्माइट या दीमक, ओडेंटोटर्मस ओवेसुस, मिलीबग, सैकेरिकोकस सैकेरी, और आपका स्केल इंसेक्ट जो है आपका मेलेनेस्पिस ग्लोमिएरेटा, और आपका जो है वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी एल्यूरोलोबस बैरोडेनेंसिस, जो आपके ये पैथो या फिर कहें जूलॉजिकल नेम हो जाते हैं, इनके प्रमुख कीट हैं किसके, आपके गन्ने के। आगे बात करें आपके क्विज की, यहाँ पर जो है आपकी गन्ने की फसल समाप्त हो जाती है। बढ़िया क्विज, इसके आंसर कीजिएगा। एक स्पेशल अनाउंसमेंट हमारे विजन एग्री एकेडमी परिवार के लिए, यदि विजन एग्री एकेडमी के जून लास्ट तक, कितने भैया, कब तक, जून लास्ट तक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कितना भैया, 10,000 सब्सक्राइबर, इसमें आप लोग ही मदद करेंगे हमारी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10,000 सब्सक्राइबर पर पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा आपके जो है यूट्यूब पर। कब, आपका 10,000 सब्सक्राइबर होने पर हमारे जो है विजन एग्री एकेडमी पर, और यही परिवार आप सभी का है, आप सभी को आगे ले जाना है इसे, ठीक। क्विज़ की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, गन्ने की फसल को परिपक्व माना जाता है यदि डंठल के मध्य भाग से लिए गए रस के नमूने हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग दिखाते हैं 10 से 12, 14 से 15, 19 से 22 या 32 से 34। तो नॉर्मली यदि आपका 19 से 22 ब्रिक्स रीडिंग या फिर कहें आपके रिफ्रैक्टोमीटर से रीडिंग दिख रही है तो उसे हम क्या मानेंगे, आपका परिपक्व मानेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के कृषि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की उपज सबसे अधिक थी, तो वो थी आपकी किसकी, गन्ना की। अगला क्वेश्चन, अगली नई फसल के लिए डंठल का अंकुरण क्या कहलाता है, आपका रेटूनिंग कहलाता है, अभी पढ़ा था। CO 527 में से गन्ने का गामा किरण उत्परिवर्ती कौन सा है, COM 88-241, CO 8152, तो जो है आपका CO 8152 जो है आपका उत्परिवर्ती जो है आपका गामा किरण का जो है एक है उत्परिवर्ती CO 8152। अगला क्वेश्चन, गन्ने का गुच्छेदार शीर्ष किस कीट के आक्रमण के कारण विकसित होता है, तो आपका जो है तने गन्ने का शीर्ष जो होता है आपका, या शीर्ष कीट होता है या शीर्ष छेदक होता है, उसके कारण जो है होता है, किसके कारण होता है बच्चों, शीर्ष छेदक के कारण। गन्ने का गुच्छेदार शीर्ष किस कीट के आक्रमण के कारण होता है, तो आपका होता है शीर्ष छेदक, गन्ने के शीर्ष छेदक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, गन्ने का शीर्ष छेदक, गन्ने का शीर्ष छेदक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री प्राप्त की जाती है, तो नॉर्मली शीर्ष 1/3 भाग से प्राप्त किया है, किससे, आपका गन्ने के एक शीर्ष 1/3 भाग से। ये नॉर्मली AGTA में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब तो देखो 65 क्वेश्चन आने हैं, तो कितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे गन्ने से। अगला प्रश्न है, गन्ने के पकने के निर्धारण के लिए TSS ब्रिक्स होना चाहिए कितना, 20 डिग्री ब्रिक्स। अगला है, कौन सी फसल ऑक्टाफ्लॉयड है और वानस्पतिक आउटक्रॉसिंग द्वारा प्रचारित की जाती है, तो भैया वो कौन सी आपकी गन्ना है। अगला प्रश्न, शुद्ध फसल की तुलना में गन्ने की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, या फिर कहें आपकी रेटूनिंग के लिए, गन्ने की फसल से मतलब क्या है आपका, रेटूनिंग, किससे भैया, रेटूनिंग, याद रखना क्या है भैया, रेटूनिंग, ठीक। तो रेटूनिंग के लिए शुद्ध फसल की तुलना में इसमें न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसे शुद्ध फसल की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को गैर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से प्रतिस्थापित किया जाता है, या यह शुद्ध फसल की तुलना में देर से पकती है। तो नॉर्मली जो रेटूनिंग होती है इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है कि शुद्ध फसल की तुलना में इसे अधिक नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, अर्धसाली गन्ने की फसल किस माह में बोई जाती है, तो अभी बताया था जुलाई अगस्त में बोई जाती है।
अर्धसाली गन्ना कब बोया जाता है आपका? जुलाई अगस्त में बोया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में गन्ने की फसल के लिए संस्तुत उर्वरक की मात्रा है, तो भैया वो है आपकी 150, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, गन्ने की बीज दर होती है आपकी जो है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तो वो होती है आपकी कितनी? 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हमने पढ़ा था 70 से 80 या 75 से 80। नॉर्मली ये कहें 35,000 से 40,000 सेट जो है 70 से 75 केजी 75 क्विंटल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाता है 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है फोटोमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर जो है गन्ने में शर्करा की मात्रा का ज्ञात करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में फूल आने का समय है नवंबर, जुलाई, अक्टूबर या फरवरी। तो गन्ने में फ्लावरिंग कब होती है बच्चों? आपकी फरवरी के अंदर। कब होती है फ्लावरिंग? फरवरी के अंदर। अगला प्रश्न है, गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रुपाई की जानी चाहिए रिंग विधि से, समतल विधि से, कोण विधि से या नाली विधि से। तो किस विधि से की जानी चाहिए? आपकी नाली या ट्रेंच मेथड से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गन्ना की सबसे अधिक उत्पादकता है? निम्न में से किस राज्य में गन्ना की सर्वाधिक उत्पादकता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु के अंदर क्या है? अधिक उत्पादकता है। अगला प्रश्न, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को कहते हैं शुगर इंडेक्स, सुक्रोज इंडेक्स, ब्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका समग्र ठोस पदार्थ होता है गन्ने के अंदर, जो गन्ने के अंदर ठोस पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है? तो पता है उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गन्ने के टुकड़ों का शोधन के हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है एरीटान का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के जो आपके सेट्स होते हैं उनके शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका एरीटान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है, गन्ने में चीनी की औसत मात्रा मिलती है 10, 38, 40 या 45। तो नॉर्मली कितनी मिलती है? हमें 10% जो है औसत मात्रा मिल जाती है। अगला प्रश्न, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है जनवरी, मार्च, नवंबर या अक्टूबर। तो शरदकालीन कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब भैया? सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में। चीनी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? ब्राज़ील, क्यूबा, भारत या पाकिस्तान। तो सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। क्यूबा को जो है शुगर कैन बाउल कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है बच्चों? शुगर कैन बाउल, या फिर कहें गन्ने का कटोरा, या फिर कहें गन्ने का कटोरा कहा जाता है, शुगर कैन बाउल कहा जाता है किसे? क्यूबा को। अगला क्वेश्चन, गन्ना एक है माध्यमिक प्रकाश अवधि वाला, दीर्घ दिवसीय प्रकाश अवधि वाला, लघु दिवस। तो शॉर्ट डे प्लांट है, लघु दिवसीय प्रकाश अवधि वाला या शॉर्ट डे प्लांट है कौन? आपका गन्ना। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले सेट गन्ने के टुकड़े चाहिए होते हैं। तो 30 से 35 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 35 से 40 हमने पढ़ा है, तो लगभग 30 से 35 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गन्ने के संबंध में क्या सम्मिलित नहीं है? बीजोपचार, एग्लोल, बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल, बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग, फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयुक्त। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है फूल निकलने के बाद बुआई के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। उसके बाद आपका उड़ान बैच, जो कि आपको बता चुके हैं 999 रुपये वाला, ठीक। इसी के साथ आपका जो है गन्ने पर सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कौन सा भैया? गन्ना पर सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एक जानकारी आप लोगों को देनी है। वो जानकारी है बच्चों आपकी, सॉरी प्रैक्टिस सेट से शुरू हो गया, वो है आपके जो है टॉपिक वाइज सेट पेपर की। टॉपिक वाइज सेट पेपर जो है लगना शुरू हो चुके हैं, जिसका प्राइस जो है 249 है, जिसमें जो है आपके टॉपिक वाइज सेट पेपर लगेंगे। 50 दिन का टारगेट है, 50 सेट पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 65 क्वेश्चन है कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन किसके? यूपीजीके के। इसी के साथ यदि आप इसे बाय करना चाहें तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104 पर। इसी के साथ इस सेशन को जो है ख़त्म करते हैं और इसको बड़ी
बढ़िया से गन्ने को आप लोग पढ़ लेना, लिख लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फसल है आपकी, यूपी में अधिक उत्पादन भी होता है और क्षेत्र भी अधिक है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।